इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो इंट्रोवर्ट अकेला रहना शुरू करे, नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाएं। आज अगर कोई बच्चा मान लीजिए एक एज तक इंट्रोवर्ट है तो हो सकता है वो बाद में जाके एक्सट्रोवर्ट भी हो जाए। जब कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो वो बाद में जाके इंट्रोवर्ट भी हो जाए, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हर बच्चा एक अलग एंटिटी होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एक डिसऑर्डर होता है NPD नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें व्यक्ति अटेंशन चाहता है, हर जगह मेरी ही बात हो, मेरी तारीफ करो, वो हर हरकतें ऐसी करेगा कि बस मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं। लेकिन ये डिसऑर्डर है, ये हम जानते हैं, वो व्यक्ति नहीं जानता है कि ये डिसऑर्डर है। टॉक्सिक जो है वो एक सो कॉल्ड जनरल टर्म हो सकती है, भाई ये लड़का या ये लड़की बड़ी टॉक्सिक है, इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, उसके पीछे पागल, जनरल लोग जो बात करते हैं, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ। तो उसका जो एग्रेशन है, या कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं इस तरह के लोग, तो उनके लिए फिर या तो मेडिकेशन होता है, तो हॉस्पिटल आएँ और दवाई लें, या फिर थेरेपीज होती हैं तो उसके थ्रू। एक अजीब सी जल्दबाजी सोशल मीडिया ने हमें दी है गिफ्ट में। आप देखेंगे अजीब सी जल्दबाजी, आप चले जाइए, आप ट्रैफिक में चले जाइए, रेड लाइट हो रही होगी, लोग हॉर्न बजा रहे होंगे। 5 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें भी आजकल बहुत देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर रील्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको स्क्रॉल करते हैं। जब तक आप उनको फ़ोन नहीं दोगे वो खाना तक नहीं खाते हैं। इवन अगर आपने उनसे फ़ोन छीन भी लिया तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उस चीज़ को कैसे साइकोलॉजिकली उनको रोका जाए, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए, या उनके माइंड पे उसका क्या असर मिलता है? मेरा सवाल ये है कि उनको मोबाइल देता कौन? आजकल लोग जॉइंट फैमिली ना रह के सेपरेशन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पेरेंट के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है बच्चे का, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बच्चों को लेकर रिस्पांसिबिलिटीज। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। जब बच्चे ने जब जन्म लिया है, उसके बाद से कम 6 वर्ष की एज तक तो उसको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा। जब नेचर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि बच्चे दोनों के होते हैं, बिल्कुल, मम्मी और पापा, मम्मी पापा के बिना बच्चे का बर्थ नहीं हो सकता, दोनों के होते हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी है कि उसे पालो। सर एक मैं जानना चाहूँगी कि काफ़ी बार होता है कि हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं जो आपके अडल्टहुड तक भी जाते हैं, इवन लास्ट तक जाते हैं, तो उन ट्रॉमास से कैसे डील किया जाए? नींद बनाई किसने? मैंने और आपने तो नहीं बनाई, है ना? या किसी ने कोई कानून पास करके बना दिया कि नींद नहीं? नींद नेचुरल है, नेचुरल लॉ है ना नींद। सिर्फ हम ही नहीं, सब जानवर पक्षी सब सोते हैं। रात को अंधेरा क्यों होता है? डिप्रेशन क्या है, क्यों है और कब होता है? नेगेटिव थॉट्स उसका एक पार्ट है, बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंजेस आना उसका एक पार्ट है, अकेलेपन की तरफ बढ़ना। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसका नाम चेंज हो गया है, अभी उसका नाम DID हो गया है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कि अगर मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने अल्कोहल ले लिया है तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा, तो वो एक्चुअली दुख कम नहीं होता है, लेकिन वो अल्कोहल ब्रेन को जिस तरह से डोपामिन को एक्टिवेट करता है या दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है ना, उससे हम कुछ समय तक, जब तक उसके नशे में है तब तक हम भूल जाते हैं, बस, है ना। हर आदमी अपनी जगह पर सही भी होता है, लेकिन उस सही व्यक्ति को कई बार ये पता नहीं होता है कि उस सही होने में कुछ गलत भी हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम जैसे लोग हैं। कभी कभी मन के शीशे पर धूल जम जाती है, बस एक बातचीत की जरूरत होती है। दिल के कोनों में रखे सवाल अक्सर खामोश रहते हैं, शब्द मिले तो राहें थोड़ी रोशन लगती हैं। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं द लीजेंड शो। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर निशांत ओझा, द साइकोलॉजिस्ट, जो दिमाग की भीड़ में सुकून की छोटी छोटी राहें दिखाते हैं। वो उन्हीं उलझनों को आसान लफ्जों में खोलते हैं जिनसे हम रोज टकराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, करते हैं उनसे खास मुलाकात।
नमस्ते निशांत जी। नमस्ते। और सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सब ठीक-ठाक? जी, जी, बिल्कुल सब बढ़िया। तो सर हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी से कि आपने कैसे एक साइकोलॉजिस्ट बनने का जो सफ़र है, वो तय किया? देखिए जर्नी सभी की तरह मेरी भी स्टूडेंट लाइफ शुरू हुई और मैं एक ऑफ़िसर के घर में पैदा हुआ। वहाँ भी चैलेंजेस हमेशा वहीं से शुरू होते हैं और चैलेंजेस सबके साथ होते हैं। तो हमारे साथ भी एक चैलेंज था, सोसाइटी का एक प्रेशर होता था, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि क्योंकि ये बड़े ऑफ़िसर का बेटा है तो ये भी ऑफ़िसर ही बनेगा, तो हमें भी उस तरह से ही देखा जाने लगा। प्रेशर ये था कि अब मैं उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर पाऊँगा या नहीं। तो वो प्रेशर कहीं न कहीं मेरी स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ता गया। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक अच्छा ऑफ़िसर, एक अच्छा आईएएस ऑफ़िसर नहीं बन सकता, तो मैंने अपने ये बात पिताजी से शेयर की और उनको बताया कि भई मैं कुछ अलग पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरा उस समय शौक था इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना, बच्चों की बातों को पढ़ना और साइकोलॉजी को पढ़ना। तो फिर पिताजी ने मेरा साथ दिया और उसके बाद धीरे-धीरे पढ़ाई करते-करते हम इस मुकाम पर पहुँचे। सर और क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं इसमें। सबसे बड़ा जो चैलेंज एज़ ए टीनेजर मैंने फेस किया, वो ये था कि मेरे फ़ादर का ट्रांसफ़र हो जाता था, हर 2-3 साल में, किसी और शहर में। हुँ, हुँ। इसका ये मतलब था कि अब मुझे नए शहर में जाके किसी नए स्कूल में नए दोस्तों के साथ बैठना है। तो जिसे हम कहते हैं कि आपकी क्लास 1 से लेके 12th तक जो एक दोस्त होना चाहिए या कुछ दोस्त होने चाहिए जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारी लाइफ में कभी नहीं रहे। क्योंकि हमारे 7th-8th के दोस्त अलग हैं, 9th-10th हमने किसी और शहर में पढ़ी तो वो दोस्त अलग हैं, 11th-12th किसी और शहर में पढ़ी तो वो दोस्त अलग हैं। वो शायद एक मुझे लगता है कि एक चैलेंज रहा मेरी लाइफ में और जिसे हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दोस्ती और साइकोलॉजी की भाषा में उसे पीयर कहते हैं कि है ना? संगति जो होती है अच्छे दोस्तों की, उसकी शायद एक कमी रही। तो जो चैलेंजेस आपने फेस किए उसी को ही आपने अपनी फील्ड में उतार लिया? यस, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो हम चैलेंजेस से भाग जाएँ हुँ, हुँ। या उन चैलेंजेस का सामना करें। तो मुझे लगा कि सामना करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्त तो हर 2-3 साल में अलग हो जाते हैं, तो फिर मैंने बुक्स को अपना दोस्त बना लिया और उसके साथ आगे बढ़ते गए। तो व्हाई साइकोलॉजी सर? साइकोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक तो मेरा इंटरेस्ट था, वो तो एक बेसिक बात है ही। दूसरी बात ये है कि लोगों से कनेक्ट करती है और दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों से मिलते हैं या लोगों को कोई परेशानी होती है और जब हम उनसे बात करते हैं या थेरेपीज़ देते हैं, तो हम उनकी लाइफ को बदलते हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। दूसरों को खुशियाँ देना हमारे लिए बहुत बड़ी फीलिंग होती है, एक डिवाइन फीलिंग होती है कि मेरी वजह से एक परिवार में, 2 परिवार में खुशियाँ आई हैं। तो वो जो रिवॉर्ड है, उसे मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। तो इसीलिए मैं फिर साइकोलॉजी की तरफ इंक्लाइन हुआ। तो इसके अंदर सक्सेस रेट कितनी है सर? सक्सेस रेट बहुत है। मैंने वही कहा ना कि किताबों को दोस्त बनाइए, यानी कि नॉलेज। अगर नॉलेज है, प्रैक्टिस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये जैसे कोई केस आ रहे हैं आपके पास में, उन केस को सॉल्व करने के कितने रेट्स हाई हैं? देखिए, ये वैसे तो डिपेंड करता है उस केस पर कि क्या इशू क्या है ना? क्या डिसऑर्डर है या क्या सिंड्रोम है, मतलब सिम्पटम्स क्या हैं? अगर सिम्पटम्स क्रॉनिक नहीं है या बहुत सीवियर नहीं है, तो फिर थेरेपी वाइज़ केस जो है वो कुछ समय में, शायद 2 हफ्ते, महीना भर या कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। हाँ, द ओनली थिंग इज़ कि अगर कोई सीवियर केस है, क्रॉनिक केस है, तो फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन या हॉस्पिटल में जाके साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इलाज लेना होता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है एक्सेप्टेंस का है। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे इस चीज़ से गुज़रना पड़ रहा है। बेसिकली देखिए, जब डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, इसमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक डिसऑर्डर होता है एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें व्यक्ति या कोई जिसको भी वो है, वो अटेंशन चाहता है, हर जगह मेरी ही बात हो,
मेरी तारीफ करो, वो हर हरकतें ऐसी करेगा कि बस मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, मैं ही अटेंशन में रहूं, ठीक है। लेकिन ये डिसऑर्डर है, ये हम जानते हैं, वो व्यक्ति नहीं जानता है कि ये डिसऑर्डर है, तो इसलिए वो उसी में ही रहेगा, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा कि मुझे इस तरह का कोई इशू है, या कोई व्यक्ति उसको जब तक बताए ना, है ना। तो इस तरह के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स तो बहुत तरह के होते हैं, तो वो उस व्यक्ति को नहीं मालूम होता है। और जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी लगता है अगर ऐसे खूब तारीफ मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नार्सिसिस्ट नहीं है तो ठीक है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं, अवेयरनेस की थोड़ी कमी रहती है, नार्सिसिस्ट कौन होता है, क्या होता है, वो एक डिसऑर्डर भी है या नहीं है। कुछ समय तक पहले तक शायद अवेयरनेस में कमी थी, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, जो कि अच्छी बात है। तो एक बार आप हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो भी व्यक्ति है वो हमेशा खुद को अटेंशन में रखना चाहता है, पॉइंट नंबर 1 है। दूसरी बात, वो हमेशा चाहता है कि सभी लोग मेरी तारीफ करें और मेरी खूब तारीफ करें। बिहेवियरल वाइज वो अपनी हरकतों को, अपनी एक्टिविटीज को इस तरह से बनाता है कि वो जहाँ भी कुछ भी करे तो लोग उसी की बात करें, उसी की बात करने लग जाएंगे, उसकी तारीफ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो अटेंशन में रहेगा, अटेंशन सीकर भी कह सकते हैं कि उसको अटेंशन चाहिए और उसको हमेशा तारीफ चाहिए। अब एक पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ बुराई भी नहीं है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने अच्छा काम किया है और आप मेरी तारीफ करो, लेकिन इशू तब बनता है कि जब लगातार हो रही तारीफों के बीच में कभी कहीं कोई इसको नेगेटिव कमेंट मिल जाए, है ना, या कोई क्रिटिसिज्म मिल जाए, तब वो जो क्रिटिसिज्म है या वो जो नेगेटिव कमेंट है या उसकी कोई बुराई हुई है, तो वो फिर जाके उसको, उसकी हालत को थोड़ा सा अफेक्ट करता है, वहां से जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। किस टाइप की प्रॉब्लम्स? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेगेटिविटी उसके अंदर आ सकती है। जब लगातार उसे ये लगेगा कि मेरी इतने समय तक तारीफ हो रही थी, मेरी हर काम की तारीफ होती है, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरी 4 लोगों ने बुराई कर दी या कुछ लोगों ने आलोचना कर दी, तो कहीं मैं बदल तो नहीं गया हूँ, कहीं मेरी एक्टिविटीज तो बदल नहीं गई हैं, या मेरी पर्सनैलिटी खराब तो नहीं हो गई है। और पर्टिकुलरली जो यंग लोग होते हैं, क्योंकि यंग लोग जो होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, है ना। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने, वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ज़्यादा होता है, वो नेचुरल है, होना भी चाहिए। लेकिन नेगेटिविटी आते ही, आलोचना आते ही, फिर अगर उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मेरे अंदर नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए हैं, और वो नेगेटिव विचार जब जमते जाते हैं तो फिर वो आगे जाके डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसमें फिर तो इसके अंदर रियलाइजेशन का भी कोई पॉइंट होता है नहीं, जिसमें हमें रियलाइज हो सके कि हम इस लेवल पे जा चुके हैं? नहीं, रियलाइजेशन का पॉइंट नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर तक तो बहुत कम ही होता है। मतलब कौन होगा जो ये रियलाइज करेगा कि क्योंकि मेरी तारीफ हो रही है तो मुझ में कोई डिसऑर्डर है, ऐसा कोई रियलाइज नहीं करता है। लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि बाद में अगर कुछ ऐसा हो गया कि अब उनकी तारीफ होनी बंद हो गई, या लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस तरह का, और उसकी वजह से उसमें अगर कोई नेगेटिविटी डेवलप हो गई है, उसके बाद फिर उसमें आप देखिए डिप्रेशन भी आ सकता है, सैडनेस, एंजाइटी भी हो सकती है, हो सकता है काम करना ही बंद कर दे, एक्टिविटीज़ बंद कर दे, वो सारी चीज़ें बंद कर दे। लेकिन जब तक तारीफ हो रही है तब तक उस व्यक्ति में खुद में कोई अवेयरनेस आ जाए, ऐसा कम होता है। हाँ, कुछ लोग बताएं, दोस्त बताएं, बड़े बुजुर्ग बताएं, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, बातचीत हुई है, वो बताएं तो एक बात अलग है, खुद से अवेयरनेस थोड़ी कम रहती है। टॉक्सिक होना और एक नार्सिसिस्ट, दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सिमिलर है? नहीं, लगभग ऐसे देखिए, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। जब हम साइकोलॉजी में जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं उसको, एनपीडी उसको कहते हैं, वो टर्म है उसकी। टॉक्सिक जो है वो एक सो कॉल्ड जनरल टर्म हो सकती है, भाई ये लड़का या ये लड़की बड़ी टॉक्सिक है, इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, उसके पीछे पागल, जनरल लोग जो बात करते हैं, मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ कि ये उसमें टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है। लेकिन वो जब साइकोलॉजिकल टर्म्स में आएंगे तो फिर वो एनपीडी ही कहलाएगा। तो इनका एग्रेशन भी एक पार्ट है? ठीक, एग्रेशन एक अलग चीज़ है।
एग्रेशन तो कई डिसऑर्डर्स में हो सकता है, कई तरह के लोगों में हो सकता है। और अगर नेचुरल बात करें तो जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट्स जिन्हें कहते हैं, जैसे ही कोई भी वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो अपने 12-13 साल की एज में आते हैं, जब एडोलसेंस में आते हैं, तो उनके अंदर नेचुरली थोड़ा सा एंगर इश्यू आता है, एग्रेशन थोड़ा सा आता है, क्योंकि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एज होती है ना, बदल रहा होता है बहुत कुछ, फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा यंगस्टर्स में एंगर इश्यूज और एग्रेशन आता है। लेकिन अब अगर एग्रेशन को दूसरों से जोड़ें, तो अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है और लगातार स्ट्रेस है, सिवियर हो रहा है, तो उसमें भी एग्रेशन आ सकता है। या कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो वो भी उसमें भी एग्रेशन आ सकता है। तो एग्रेशन एक अलग तरह की चीज़ है, जो कि अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स में या अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स में भी उसका पार्ट हो सकता है। एग्रेशन जो है आप बोल रहे हो, जैसे कि बच्चों में भी आजकल बहुत देखा जाता है, तो उसका इनिशिएटिव जो है वो कैसे होता है एग्रेशन? देखिए, मैंने बताया ना, एग्रेशन को हम कैसे देख रहे हैं, बात वो है। एग्रेशन को हम कैसे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली की बात लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को देख रहे हैं कि उसमें एंगर इश्यूज हैं और उसमें कुछ एग्रेशन है। अब वो पेरेंट्स उसको कैसे देखते हैं? अगर वो ये देख रहे हैं कि भाई नेचुरल है, बच्चा टीनेजर में आ गया है, टीनेज में आ गया है, तो वो एग्रेशन जो है वो नेचुरल है। उसको बातचीत से, उस बच्चे के साथ बात करके, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, इन्वॉल्वमेंट के साथ वो एग्रेशन को जो है नॉर्मलाइज किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर बड़ी उम्र है या अडल्ट है, कोई उस व्यक्ति के साथ कोई डिप्रेशन इश्यू है या पहले रहा है, या कोई और डिसऑर्डर है, कोई और किसी तरह के कोई और सिम्टम्स हैं, और उनमें अगर एग्रेशन है और वो एग्रेशन बढ़ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा कंसर्न का पार्ट हो जाता है। तो उस पे कैसे काबू किया जाए फिर? तो दोनों बातें देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर नेचुरल एग्रेशन है, एडोलसेंस में अगर एग्रेशन है, बच्चे में एंगर इश्यूज हैं, तो वो तो नेचुरल है। वो तो पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, बच्चे के जो दोस्त हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, वहाँ पे बातचीत करके, शेयर करके वो किया जा सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ आज के टाइम पे कि अब बच्चे ज़्यादा समय मोबाइल में गुजारते हैं, तो उससे शायद वो इशू जो है वो और बिगड़ सकता है। उसकी बजाय पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी एट लार्ज ये ध्यान दे कि बच्चे खेलें, कूदें, पढ़ाई भी करें, दोस्तों के साथ रहें, बातचीत करें, और शेयरिंग ऑफ थॉट्स, अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, पीयर ग्रुप से शेयर करें, तो वो सब चीज़ें नॉर्मली ठीक हो जाती हैं वहाँ पे। तो अब दूसरा केस जो है, जहाँ पे कि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या एंग्जाइटी का पेशेंट है ना, और वो भी सीवियर लेवल पे, तो उसका जो एग्रेशन है, या कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं इस तरह के लोग, तो उनके लिए फिर या तो मेडिकेशन होता है, तो हॉस्पिटल आएँ और दवाई लें, या फिर थेरेपीज होती हैं, तो उसके थ्रू वो ठीक होते हैं। कि अभी आपने बोला कि सोशल मीडिया जो है, फोन जो है, वो भी इसका एक पार्ट हो सकते हैं एग्रेशन का भी। हाँ, वो कैसे? डिसऑर्डर्स का बेसिकली हम अगर इसको जनरलाइज करें, तो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें सोशल मीडिया का, मोबाइल का योगदान है। क्योंकि मैं बहुत बेसिक शब्दों में अगर बोलूं, देखिए, सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म कर रहा है, आपका पेशेंस खत्म कर रहा है, पेशेंस नहीं रहा, है ना। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब पढ़ते हैं, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको बुक को पढ़ने के लिए शायद आपकी वो बुक 2 या 3 दिन में खत्म हो, तो आपको कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए 3-4 दिन लग सकते हैं, या 10 दिन में भी खत्म हो। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया या पर्टिकुलरली जो ये छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, उसको हर 10 सेकंड में कंक्लूजन चाहिए, हर 5 सेकंड में कंक्लूजन चाहिए, तो वो अटेंशन स्पैन जो है वो खत्म हो रहा है, फोकस कम हो रहा है, और कंसंट्रेशन लेवल जो है, मतलब उसे फटाफट कंक्लूजन चाहिए, वेट नहीं करना है। ये इससे होता क्या है कि इसके बाद जब वही बच्चा या जो भी, जब वो सोशल लाइफ में जाता है,
तो उसका वहां बुरा असर पड़ता है। अब वहां भी उसे फटाफट चाहिए, कहीं लाइन में लगा है तो अरे जल्दी जल्दी करो, समझ रहे हो आप, उसको जल्दबाजी है, एक अजीब सी जल्दबाजी सोशल मीडिया ने हमें दी है गिफ्ट में। आप देखेंगे अजीब सी जल्दबाजी है, आप चले जाइए, आप ट्रैफिक में चले जाइए, रेड लाइट हो रही होगी, लोग हॉर्न बजा रहे होंगे, ये क्या है? वेट ही नहीं करना चाह रहे हम, क्योंकि पेशेंस लेवल कम हो गया है। 5 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें भी आजकल बहुत देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर रील्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको स्क्रॉल करते हैं। जी जब तक आप उनको फोन नहीं दोगे वो खाना तक नहीं खाते। इवन अगर आपने उनसे फोन छीन भी लिया तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। उस चीज को कैसे साइकोलॉजिकली उनको रोका जाए, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए, या उनके माइंड पे उसका क्या असर पड़ता है सर? जी देखिए, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, सोशल मीडिया, एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल जो सिनेरियो है उसमें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, उसके बाद आती है फैमिली, और उसके बाद आती है कम्युनिटी या सोसाइटी एट लार्ज। इन सबको मिलकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ सवाल ये है, आपका जो सवाल था कि बच्चे मोबाइल को देखे बिना खाना नहीं खाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि उनको मोबाइल देता कौन है, ठीक है। पहली बार इतने छोटे बच्चों को मोबाइल से इंट्रोड्यूस किसने कराया? ऑब्वियसली पेरेंट्स ने ही कराया होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात जो जुड़ती है वो जुड़ती है कि हाँ, बच्चों को खाना खाते वक्त कोई ना कोई ट्रिगर जरूर होता है, हमेशा से होता है। लाइक जब मोबाइल नहीं थे तो ये शिकायत होती थी कि हमारा बच्चा टीवी देखे बिना खाना नहीं खाता है। जब मोबाइल नहीं थे तब ये शिकायत थी। और उससे पहले ये होता था कि छोटे बच्चे, जो और भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई खिलौना या उनके हाथ में झुनझुना हुआ करता था, उसको बजाते रहते थे तो दूध पीते रहते थे, ठीक है। तो वो एक जो ऑब्जेक्ट है जो हेल्प कर रहा है बच्चे को खाना खाते वक्त, वो ऑब्जेक्ट हमेशा से रहा है, उसका रूप बदलता रहा है। लेकिन मोबाइल ने जो गड़बड़ की है वो ये की है कि उसने वही कंसंट्रेशन लेवल को खत्म कर दिया, अटेंशन स्पैन को खत्म कर दिया है ना। फोकस ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है। अगर टीवी भी चल रहा है, थोड़ा मैं ये मानता हूँ कि अगर टीवी भी चल रहा है तो उसमें आपको जाके हाथ से उसको हिलाना नहीं है बार बार, हर 5 सेकंड में, हर 10 सेकंड में। एक बार वो चल ऑन हो गया है तो उसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कार्टून आ रहा है तो चलो कम से कम 20 मिनट तो आएगा, आधा घंटा तो आएगा। पर मोबाइल ने, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, उनके साथ ये हुआ है कि उस बच्चे ने कुछ खाया, फिर उसको हिलाना है, उसको फिर कुछ खाया, फिर उसको हिलाना है। तो वो दो काम एक साथ कर रहा है। दो काम एक साथ करने पे वो ना इधर कंसंट्रेट कर पा रहा है, ना उधर कंसंट्रेट कर पा रहा है। बिखरा हुआ कंसंट्रेशन उसका चल रहा है ना। ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, नो डाउट। माइंड को, पढ़ाई को ये इफेक्ट करता है, और फिर बाद में अल्टीमेटली पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता ही है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें वो आधे घंटे तक उसको प्ले करना है? नहीं, पहली बात तो मोबाइल देना ही क्यों है? जब अगर देखिए, अगर बच्चा खाना खा रहा है तो प्रायोरिटी क्या है, खाना या मोबाइल? पहले हमें ये देखना है, ठीक है। जब जैसा मैंने कहा कि हर केस में इंडिविजुअल होता है, फैमिली होती है, और कम्युनिटी या सोसाइटी एट लार्ज होती है। उनमें आपने क्या वैल्यूज सेट कर रखे हैं? फैमिली में क्या वैल्यूज हैं? फैमिली में ये वैल्यूज होने चाहिए कि ये खाने का टाइम है, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, इस ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब एक साथ बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, कोई टीवी नहीं चलेगा, कोई मोबाइल नहीं देखेगा, सब बैठ के खाएं। इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चे का। बच्चे को आप अगर ये कहेंगे कि तुम खाना खाओ और मोबाइल मत देखो, और उधर साइड में पापा बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर वो नहीं पॉसिबल है। फैमिली को उन वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा शुरू से। जब बच्चा बहुत छोटा था, गोदी में था, वहीं से ही उन वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कि इसमें कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है कि आजकल लोग जॉइंट फैमिली ना रह के सेपरेशन को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पेरेंट के ऊपर पूरा बर्डन आ जाता है बच्चे का, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बच्चों को लेकर रिस्पांसिबिलिटीज। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। जॉइंट फैमिलीज का टूटना, एक अलग लेवल पे जाकर अर्बनाइजेशन होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये सब बड़े फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स
बच्चे पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बुरी। क्योंकि देखिए, बच्चे को पालना एक फुल टाइम जॉब है। बच्चे को पालने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ और कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं और चलो बच्चा भी पल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जब बिल्कुल बच्चे ने जब जन्म लिया है, उसके बाद से कम 6 वर्ष की एज तक तो उसको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा पेरेंट्स को। हाँ, अगर जॉइंट फैमिली है तब ये होता था कि अगर पेरेंट्स दोनों जॉब में हैं तो घर में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, है ना, तो बच्चे वहाँ पे सीखते थे, उनके साथ साथ होते थे। तो उन बच्चों के 2-3 भाई बहन भी और होते थे, तो जॉइंट फैमिली में तो ईजी हो जाता था। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली जब से आई है कि सिर्फ मम्मी है, पापा हैं और वो दोनों जॉब में हैं और बच्चा छोटा है, तो या तो उसके लिए गवर्नेंस रखो। आज जो बड़े शहरों में हम देख रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो यही हो रहा है कि छोटा सा बच्चा है, उसके लिए गवर्नेंस आती है, मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। अब साइकोलॉजिकली क्या होता है कि जैसे टच थेरेपी होती है, माँ या पिता जब अपने बच्चे को गोदी में उठाते हैं, टच करते हैं ना, टच थेरेपी होती है, उनके बीच में कंपैशन बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है। वो टच थेरेपी खत्म होगी तो वो बच्चा क्या अल्टीमेटली इमोशनली उस गवर्नेंस की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा और पेरेंट्स से दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू आज के टाइम पे आ रहा है। और ये इशू भी है शायद कि पेरेंटिंग में लोग सिर्फ किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे ही पूरा डाल देते हैं। हाँ, फिर चाहे वो मदर हो, चाहे फिर वो चाहे वो फादर मदर हो या फादर हो, नो डाउट। हम्म। मतलब देखिए, इसको अगर नेचुरल वे में देखें, यानी नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो बर्थ देना फीमेल का काम है, मदर का काम है। उसके बाद बच्चे को फीडिंग कराना वो भी मदर का काम है, तो वो तो जरूरी है। लेकिन उसी समय पर उसी छोटे बच्चे को उसी समय अपने पिताजी की गोदी में होना, है ना, पिताजी उसको अपनी छाती से लगाकर हवा में टहलें, घूमें। जैसे अब कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को आप अपनी छाती से चिपका के टहलिए, है ना। वो टच थेरेपी होती है, कंपैशन बॉन्डिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, इमोशनल बॉन्डिंग के लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो रोल दोनों का बराबर है। इसमें अगर ये कहें कि नहीं कि छोटा बच्चा है और सिर्फ मदर ही देखभाल करेगी, तो ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली ये ठीक है कि उसको जो फीडिंग है वो मदर ही करा सकती है, वो कराएगी, लेकिन फादर का रोल भी कम नहीं है ना। और दोनों को बराबर रूप से बच्चे पर ध्यान देना होगा। मैं फिर वहीं उसी बात पर आ रहा हूँ जो पहले मैंने कहा है कि बच्चों को पालना फुल टाइम जॉब है। बच्चों को पालना ऐसा नहीं है कि चल जाएगा, चल नहीं जाएगा। बच्चों को पालना फुल टाइम जॉब है, पूरा टाइम देना पड़ेगा दोनों को। हाँ, क्योंकि फिर अगर मदर ही पूरा टाइम उनको दे रही है तो वो तो साइकोलॉजिकली तो मदर को भी तो इफेक्ट कर रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर वो अपना सारा का सारा असर बच्चे पे आता है उसका। जी बिल्कुल, वो तो है ही। वो देखिए सिंपल बात है ना कि जब नेचर ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि बच्चे दोनों के होते हैं, बिल्कुल, है ना, मम्मी और पापा। मम्मी पापा के बिना बच्चे का बर्थ नहीं हो सकता, दोनों के होते हैं। तो दोनों की जिम्मेदारी है कि उसे पालें। और पालने का मतलब देखिए, बच्चे को पालने का मतलब उसको एज वाइज बड़ा करना नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। कॉग्निटिव ग्रोथ उसकी कैसी हो रही है ना, लर्निंग एबिलिटीज, सोशलाइजेशन, कल्चर, वैल्यूज, ये सब इनकलकेट करना सबसे पहले। जो मतलब कहते हैं ना कि पहले गुरु पेरेंट्स होते हैं, तो वहीं से ही सिखाना होगा। और जो सिखाना होगा उसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर जॉइंट फैमिली है तो सब करते ही हैं, फिर तो दादा, आप देखिए जब जॉइंट फैमिलीज थी, और आज भी जो लोग जॉइंट फैमिलीज में अगर हैं या जिनको अपने बचपन की याद है कि दादा दादी की या नाना नानी की जो कहानियां होती थी, वो कितना बड़ा मॉरल बिल्डिंग करती थी, कितना वैल्यूज देती थी हमको। तो वो भी बड़ा लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे। तो अब ठीक है, अगर आज जॉइंट फैमिली नहीं है तो माता पिता सोते वक्त अगर बच्चे को कोई कहानी सुनाते हैं, कोई सीख देते हैं, मॉरल स्टोरीज बताते हैं, कल्चर से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सबको करना होगा। और अल्टीमेटली फैमिली के बाद फिर सोसाइटी एट लार्ज, वहाँ भी सबको करना ही होगा। सर एक मैं जानना चाहूंगी कि काफी बार होता है कि हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे ऐसे ट्रोमास हो जाते हैं जो आपके अडल्टहुड तक भी जाते हैं, इवन लास्ट तक जाते हैं, तो उन ट्रोमास से कैसे डील किया जाए?
ट्रॉमा से डील करने के लिए देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं। ट्रॉमा होता है चाइल्डहुड में बच्चों के साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, मान लीजिए फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, नेग्लेक्ट है ना? इस तरह के अगर कुछ केसेस हैं जो ट्रॉमा है और बच्चा आगे चल के उसको अभी भी फील कर रहा है, उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके आज भी डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, या अगर सीवियर केसेस की बात करें तो इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, या और दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं वो अगर उसको हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि फैमिली का सपोर्ट, फैमिली उसे पहचाने, है ना? जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स सपोर्ट करें, काउंसलर्स आज हैं, काउंसलर्स जब अपनी काउंसलिंग देते हैं, बात करते हैं, वो सब करते हैं, है ना? फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, वहाँ तक है, थेरेपी के थ्रू वो सब कुछ ठीक होता है और ठीक होता भी है 100%। हाँ, अगर कोई सीवियर केस है तो फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है ना? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो प्ले करता है स्कूल, टीचर्स और पीयर ग्रुप। बच्चा अगर शेयर कर रहा है, अपने दोस्तों से शेयर कर रहा है, टीचर से शेयर कर रहा है, या स्कूल में या जो भी काउंसलर्स हैं उनके साथ अगर शेयर कर रहा है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। शेयरिंग ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए बेसिकली कंफर्ट लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ में कंफर्टेबल हैं। डेफिनेटली, इसीलिए तो कहते हैं ना कि पीयर ग्रुप जो है, दोस्ती जो होती है ना भाई, फ्रेंड्स के साथ आप हर बात शेयर कर लेते हो। कई बार ऐसा, हर एक का अपना एक लेवल होता है शेयरिंग का। आप पेरेंट्स के साथ कुछ बातें नहीं शेयर कर सकते, लेकिन वो बातें आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन दोस्त के साथ भी शेयर तब करोगे जब दोस्त बनाओगे, है ना? स्कूल में या सोसाइटी में, नेबरहुड में अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो आप उनसे बातें शेयर करोगे, दोस्त आपसे शेयर करेंगे वो बातें, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो फ्रस्ट्रेशन अंदर दबा हुआ था वहाँ निकल जाता है और उससे बहुत रिलीफ मिलता है। साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रिलीफ है दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, काउंसलर के साथ शेयरिंग ऑफ थॉट्स। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, वो नहीं इतना इंटरेक्ट कर पाते किसी से, तो उनका क्या माइंडसेट होता है? उनकी ऐसी कौन सी चीज है जिसको उनको बहुत ज्यादा अप्रोच करना चाहिए ताकि वो इस चीज से बाहर निकले, और वो उनको किस तरीके से हार्म भी कर सकता है? देखिए, इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है। इंट्रोवर्ट होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दो तरह के पर्सनैलिटीज होती है। इंट्रोवर्ट होना बुरा नहीं है अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो इंट्रोवर्ट अकेला रहना शुरू करे, नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाएं और इनकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज हो जाए। बिहेवियर में चेंज बेसिकली क्या होता है कि उसे बाहर की दुनिया बुरी लगने लगती है, दोस्त अच्छे नहीं लगते, अब उसे लगता है कि मुझे दोस्तों से बात नहीं करनी, मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करती, अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं, मैं अकेला ही बैठा रहूं, अकेला ही किसी घर में रहूं या कहीं चला जाऊं, ठीक है। इसके बाद जब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन जब बढ़ जाता है जाके, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम तो वहां से इंट्रोवर्ट होना, ये बेसिकली इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। मैं कुछ बातें नहीं बताना चाहता, वहां तक सिंपल बात है। कुछ बातें मैं बता देता हूँ, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि उसके बाद अगर दूसरे इश्यूज उसमें ऐड हो रहे हैं कि भाई डिप्रेशन भी हो रहा है, स्ट्रेस में है, या एंजाइटी के लेवल पे चले गए हैं, है ना, या बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या आप फिर सिवियर लेवल पे चले गए हो, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तब जाके फिर नो डाउट कि उन्हें काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इंट्रोवर्ट फेज में जब जाते हैं वो चाइल्डहुड से ही जाना शुरू कर देते हैं बाय या नेचर, फिर? ओके। कोई भी बच्चा, देखिए क्या होता है, दो फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर जो पेरेंट्स से हम में आता है, बच्चों में आता है, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, किसी के भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने में दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, है ना। और ये भी है कि आज अगर कोई बच्चा मान लीजिए एक एज तक इंट्रोवर्ट है तो हो सकता है वो बाद में जाके एक्सट्रोवर्ट भी हो जाए, या कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो वो बाद में जाके इंट्रोवर्ट भी हो जाए, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं,
तो दोनों काम करते हैं, जेनेटिक्स भी है इसमें और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काम करते हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? नहीं देखिए, इम्प्रूवमेंट की बात तो तब आती है ना जब कोई चीज खराब है ना। हम्म, बेसिकली अगर आप ये कह रहे हो कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, तो उसका जवाब ये है कि वो इंट्रोवर्ट होना खराब नहीं है। इंट्रोवर्ट होना खराब नहीं है, लेकिन वो जो नहीं, जब वो इंट्रोवर्ट स्टेज वो ऐसे आगे आने ना लग बढ़े। जाती है, हाँ, हाँ, वो उस टाइम पे। वो व्यक्ति अपने लाइफ में, मतलब लाइफ के आने वाले स्टेजेस में डिप्रेशन में ना चला जाए, स्ट्रेस में ना चला जाए कभी, या कोई दूसरे तरह के डिसऑर्डर्स में ना चला जाए, वायलेंट ना हो जाए, है ना। वो स्टेज जो होती है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, अब अगर सिंपली बात करें तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फैमिली में कोई है जो बच्चा है या टीनेजर है और वो अभी इंट्रोवर्ट है, तो उससे बातचीत करके, है ना, उससे दूसरे कुछ और आइडियाज होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि स्टोरी लिखिए, पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर देखिए, इस पर स्टोरी बनाइए, है ना, या पोइट्री लिखिए। यानी आप अपने एक्सप्रेशंस को किसी मीडियम से, अपनी फीलिंग्स को किसी मीडियम से एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप लिख कर दीजिए। जैसा हम कहते हैं ना कि बहुत हेल्पफुल होता है कि हम सब बच्चों को भी सिखाएं कि डायरी लिखें रोज, क्योंकि उस डायरी में वो अपने थॉट्स को लिख देंगे। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आपको लगता है कि कोई इंट्रोवर्ट है, टीनेजर है और वो शेयर नहीं करता है थॉट्स, तो उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहिए। वो डांसिंग के थ्रू, गाना गाने के थ्रू या थिएटर के थ्रू वो उनके जो बातें हैं वो वहाँ एक्सप्रेस हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो इस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हमें पहचानना होगा, एज ए फैमिली हमें पहचानना होगा अगर हमारा बच्चा आज थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, शेयर कम करता है या बातों को अपने तक ही रखता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज में उसको जोड़कर, और वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। ये तो सर इंट्रोवर्ट की बात हुई, इसी से कुछ कुछ सिमिलर रहता है लोनलीनेस। लोनलीनेस उसमें कैसे आउटकम किया जा सकता है? लोनलीनेस और आइसोलेशन जो होता है वो दरअसल, लोनलीनेस या आइसोलेशन अपने आप में कोई डिसऑर्डर नहीं है ना। ये वही बात है कि लोनलीनेस यानी जब वो व्यक्ति अकेला है, उसके साथ और क्या क्या हो रहा है, क्या उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, क्या उसके थॉट्स में चेंज आ रहा है, क्या वो थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, है ना, या एक्सट्रीम पॉजिटिव। अच्छा, एक्सट्रीम पॉजिटिविटी भी जब होती है तब भी वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि अचानक मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, कभी बहुत खुश है, कभी एकदम दुखी हो जाएगा, है ना, कभी वायलेंट हो जाता है। अगर इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस नोटिस हो रहे हैं तो वो इशू है। अदरवाइज लोनलीनेस इटसेल्फ कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपके थॉट प्रोसेस को अगर इफेक्ट कर रहा है ना, आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, तब वो एक इशू बन जाता है। उसके अंदर नींद ना आना भी एक सिम्टम है? नींद ना आना तो लगभग हर मेंटल इलनेस का कोर फैक्टर है, नींद ना आना, है ना। सब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो नींद नहीं आना है। तो इसलिए मैं तो सभी से कहता हूँ, और मैं आप चाहे सिवियर लेवल पे हो या नॉर्मल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पर अगर आप हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो भी रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि अधिकतर जो सिवियर केसेस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि नींद नहीं आ रही है, और नींद की गोली देनी पड़ती है अल्टीमेटली, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। आप रिचार्ज ही नहीं होंगे, अगर आप सोएंगे नहीं तो रिचार्ज नहीं होंगे। तो नींद आना, तो नींद बहुत बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। तो इंसोम्निया कैसे इफेक्ट करता है? आपके बॉडी लेवल को भी इफेक्ट करता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नींद क्या चीज है, ठीक है। बॉडी रेस्ट करती है ना, बॉडी रेस्ट करती है। नींद बनाई किसने? मैंने और आपने तो नहीं बनाई, है ना। या किसी ने कोई कानून पास करके बना दिया कि नींद नहीं। नींद नेचुरल है, नेचुरल लॉ है ना नींद। हाँ, सिर्फ हम ही नहीं, सब जानवर पक्षी सब सोते हैं। रात को अंधेरा क्यों होता है? सभी जानवर हो, पक्षी हो, सब अंधेरा होते ही सो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल लॉ है। हम कौन होते हैं उस नेचुरल लॉ को तोड़ने वाले? और अगर तोड़ेंगे तो फिर भुगतना भी पड़ेगा। तो नींद, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि नींद एक नेचुरल चीज है। नींद से हमें रेस्ट मिलता है, नींद से हम रिचार्ज होते हैं,
ठीक है। ड्रीम्स आते हैं हमें, तो ड्रीम्स है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब नींद के थ्रू ही होती हैं, है ना। इसीलिए नींद का आना, और वो भी रात को। अभी आजकल टीनेजर्स के साथ ये बड़ा इशू है कि रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, ये बहुत गलत है। रात का मतलब रात बनाई इसलिए कि आपको नींद लेनी। बट काफी टाइम तो नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो नाइट शिफ्ट के नाइट चक्कर शिफ्ट में तो रोज नहीं सो होती नहीं ना, पाते। नाइट नहीं, शिफ्ट रोज रोज नहीं होती होती। है। हाँ, हम फेस कर रहे हैं नहीं तो डेली। देखिए, मैं अब अगर ऑनेस्टली बोलूं तो फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, फिर आगे बिल्कुल, मैं फिर आगे पिछले जाके, कितने हाँ, 10 सालों से मैं नाइट शिफ्ट हाँ, कर रही फिर आगे हूँ। जाके इशू होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, सबसे पहली चीज। मेरे से ज्यादा तो हंसमुख कोई होगा ही नहीं। सोना शुरू कीजिए आप रात को। तो जॉब छोड़ दे। नहीं, देखिए, अब बात वो नहीं है। दरअसल नाइट शिफ्ट की जो जॉब्स होती हैं, मुझे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही करनी चाहिए। उसके बाद तो आपको नेचुरल लॉ के अंदर आना ही पड़ेगा। बट नींद वो तो लेनी ही हैबिट पड़ेगी। ऐसी हो गई ना कि अब जैसे 5 डे वर्किंग होता है तो उसके अंदर आपकी नाइट शिफ्ट चल रही, लेकिन जब सैटरडे संडे भी ऑफ होता है ना, तो अब आपकी हैबिट ऐसी हो गई कि हैबिट आपको ऐसी, नहीं आता हाँ है, हाँ, ऑफ नींद कोर्स, नहीं आती। यही तो बात है ना, कि वो हैबिट ऐसी हो जाएगी। जब हैबिट ऐसी हो जाएगी तो आप बायोलॉजिकली उल्टे जा रहे हो ना। हम्म। उल तो मुझे काफी टाइम हो गया है गैप लिए हुए, लेकिन फिर भी मेरे को नींद नहीं आती है रात भर। हाँ, तो अब इसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नींद तो लेनी पड़ेगी अल्टीमेटली। नींद तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फिर शुरुआत होती है चिड़चिड़ेपन से। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, वहां से शुरू होता है, और उसके बाद फिर दूसरे फैक्टर्स जुड़ते जाते हैं। तो उसमें डिप्रेशन भी एड ऑन होता डिप्रेशन जाता है और क्या? बिल्कुल होता है, तो डिप्रेशन एड ऑन हो जाता इनिशियल स्टेज क्या होती है डिप्रेशन की कि हम उसको है। इनिशियल स्टेज सैडनेस है, आप सैड फील कर रहे हैं, वो मतलब मैं इनिशियल। बची हुई हूँ ना अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल definitely। पता चला नींद का असर मुझ पे ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये मतलब नींद लेना और रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब ठीक है, कुछ समय तक या एक पर्टिकुलर एज तक अ, हमारी बॉडी हमारा साथ देती है, तो तब तक काम चल जाता है, जोश में काम चल जाता है, लेकिन जोश के साथ फिर होश तो रखना भी पड़ेगा ना। तो वही बात है। पर ऐसा नहीं है कि हम सोते नहीं है, हम्म। सोते हैं हम। पूरा टाइम लेते हैं सोने के लिए भी, घर आने के बाद भी सो जाते हैं, हाँ नाइट शिफ्ट नहीं, आने के ठीक बाद। है, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक एज तक चलता है। एक एज के बाद बॉडी अपने आप आपको बोलेगी कि रात को सोना है। नहीं सोओगे तो चिड़चिड़ापन होगा, शुरू होगा, शुरुआत चिड़चिड़ेपन से होगी, है ना। उसके बाद फिर अलग चीज है। और फिर जैसे आप अब इंसोम्निया की बात कर रहे हो, मान लो नींद नहीं आना, जो बिल्कुल नींद नहीं आती, वो तो एक बीमारी है। फिर वो हो गया तो और मुसीबत हो जाती है, फिर दवाइयाँ खाओ, वो इशू है। तो यही है कि उससे पहले हम ये समझ जाएं कि नींद लेना और रात को सोना एक नेचुरल लॉ है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है ना। तो वो हमें करना ही होगा, आज नहीं तो कल तो वो करना ही होगा। ओके। तो सर अभी हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन क्या है, क्यों है और कब होता है? देखिए, डिप्रेशन, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन शुरू होता है सैडनेस से, है ना। एक बहुत सिंपल टर्म से बोलूँ कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मुझे दुख हो रहा है, तो वो सैडनेस की जो फीलिंग है, वहाँ से आपका डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डिप्रेशन में, ना। जब सिवियर पे जाओगे तो बहुत जीएडी होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिप्रेशन भी एक होता है। एंजाइटी का भी एक लेवल होता है। थोड़ा सा इसमें एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि डिप्रेशन जो होता है वो पास्ट की घटना या आज की घटना से जुड़ा होता है, और एंजाइटी में एक फियर ऐड हो जाता है कि भाई हो सकता है कल मेरे साथ ऐसा हो, या परसों, फ्यूचर ऐड हो जाता है ना। अदरवाइज सैडनेस से डिप्रेशन शुरू होता है, नेगेटिव थॉट्स उसका एक पार्ट है, बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंजेस आना उसका एक पार्ट है, अकेलेपन की तरफ बढ़ना ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देना, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, और क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट का कम हो जाना भी उसका एक पार्ट होता है ना। बट वो मतलब जनरल बिल्कुल
काउंसलिंग के थ्रू वो ठीक हो जाता है। एक सर ऐसा भी मैंने देखा है, जो जो सिम्टम्स आप बता रहे हो कि सैडनेस है या बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, नींद ना आना, बहुत ज्यादा रोना भी उसमें इन्वॉल्व होता है। नहीं, रोना भी इन्वॉल्व हो सकता है। रोना, हम्म, अब वो कौन सा रोना मतलब है? एक हाँ हर हाँ छोटी छोटी हाँ, चीज को लेके मतलब आपकी। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी रहना हम्म। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आंसू आ जाना, ये एक अलग चीज़ है। और बहुत ज़्यादा रोना वो एक अलग चीज़ है ना? आंसू आना यानी दुखी होने पर आंसू आना, हम्म और अचीवमेंट की खुशी होने पर भी आंसू आता है ना? तो आंसू आना तो नेचुरल है, वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है? हम्म लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों से ज्यादा दुखी होकर बहुत ज्यादा रोता है, जोर जोर से रोता है, वो एक इशू बनता है। लाइक जैसे मैंने देखा है कि कोई भी बात कर रहे हो आप, कोई भी जैसे छोटा सा इमोशनल भी आपने कुछ बोल दिया तो उसी के ऊपर रोना शुरू। रोना शुरू मतलब एक तो होता है बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के तुम रो रहे हो, लेकिन नहीं, आप रोक ही नहीं पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आंसुओं पे, वो हो रहा है। जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत टाइम हो गया है बात किए हुए, लेकिन कभी उनसे बात होती भी है तो एक उनका हेलो सुनते ही आंसू शुरू हो हाँ, जाते शुरू हो हैं। जाते हैं, यस यस। हाँ, तो वो भी एक हाँ रिलेट हाँ करता है इस चीज हाँ, से। लेकिन वो डिसऑर्डर नहीं है, वो आपका इमोशनल कनेक्ट हम्म। है ना? वो डिमांड कर रहा है कुछ ज्यादा की। अच्छा। वो जो, अगर आपके पेरेंट्स कहीं और है, किसी और जगह रहते हैं, उनका हेलो सुन के आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। वो आपका, हम्म। वो ये चाहता है कि इमोशनल कनेक्ट और बढ़े। डिप्रेशन में कुछ लेवल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बॉडी में सेंसेशन होना भी शुरू हो जाता है। हाँ, बॉडी में सेंसेशंस हो सकते हैं। तो हाँ, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम्म डिप्रेशन में होगा, वो एंजाइटी में भी होता है, वो हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस में भी होता है, कई चीज़ों में होता है ना? वो सिम्टम्स का पार्ट है। पर हाँ, डिप्रेशन जब बढ़ जाता है तो बॉडी में सेंसेशंस हो सकते हैं, फिजिकल इफेक्ट उसका आता है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसमें दो बातें, वही बात है कि सबसे पहला तो साइकोलॉजिकली है। सबसे हम्म पहले काउंसलिंग के थ्रू आप भाई काउंसलिंग लीजिए, है ना? अगर डिप्रेशन एक लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल पे है जिसे हम लो लेवल कहते हैं, अगर वहाँ तक है तो काउंसलिंग के थ्रू है, थेरेपीज के थ्रू है, तो वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। हाँ, वो सेंसेशन, बॉडीली सेंसेशंस हैं, वो अगर बहुत बढ़ जाते हैं, अगर डिप्रेशन आपके बिहेवियर पर इफेक्ट डालना शुरू कर रहा है ना? इस तरह का जब हो जाता है और एक लंबा समय हो गया है, जिसे हम क्रॉनिक बोलते हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उसे दिखाना होता है, मेडिकेशंस के थ्रू फिर वो ठीक होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो लोग ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद जब वो पब्लिक में होते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ और ही चेहरा दिखाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मेरे ख्याल से रिफ्रेश करना चाहिए। या तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर किसी और पर्सनैलिटी में होते हैं और कहीं और किसी और पर्सनैलिटी में होते हैं। अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर वो एक टर्म आपने सुना होगा, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक व्यक्ति की 2 या 3 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, है ना? हाँ, रिसेंट टाइम्स में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसका नाम चेंज हो गया है। अभी उसका नाम डीआईडी हो गया है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो उसमें बेसिकली एक व्यक्ति की 2 या 3 पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि वो अलग-अलग तरह से शो करता है। सबको अलग-अलग पर्सनैलिटी दिखाई देती है। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, इसको जोड़ें हम सिनेमा से, तो एक फ़िल्म आई थी अपरिचित। उसमें अगर देखें तो वो 2 पर्सनैलिटीज़ उसकी एकदम चेंज हो जाती है। तो डीआईडी जो होता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसमें एक व्यक्ति की 2 या 3 पर्सनैलिटीज़ होती हैं और ये पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल अलग-अलग भी हो सकती हैं। ओके, लाइक जैसे आप अकेले में तो बहुत ज्यादा रो रहे हो और सबके सामने बहुत ज्यादा हंस रहे हो, हुँ। वो भी कुछ साइकोलॉजी हाँ, टर्म वो का? वो वो डीआईडी नहीं है। वो जो है ना, वो पर्सनैलिटी में ऐसे आ जाता है कि हम कहाँ एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल हैं और कहाँ एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे जो भाव होते हैं,
चाहे खुशी है, डर है, दुख है, वो भाव का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। जैसा भी हम बात कर रहे थे कि जब हम दुखी होते हैं तो भी आंसू आते हैं, खुश होते हैं तो भी आंसू आते हैं। तो अब आंसू ऐसा तो नहीं है ना, नेचुरली आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपने आप आते हैं वहां पे। तो एक व्यक्ति जो अकेला है ना, और उसे लगता है कि अगर मैं अभी रोऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं तो बहुत मजबूत हूं, है ना, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं रोऊंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और वही व्यक्ति जब फ्रेंड्स के बीच में जाता है या फैमिली के बीच में, लोगों के बीच में जाता है, और वहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं कि उसे लगता है कि मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, तो वो अपनी दुख की बात को एक्सप्रेस कर देता है, रोने लग जाता है ना। और अगर वहाँ उसे पॉजिटिव फीडबैक मिले तो फिर वो अपने फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है ना, और वो उस अकेलेपन से भी बाहर आ सकता है। उसे लगता है कि लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, दोस्तों के बीच में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। तो फिर वो अकेलेपन से बाहर आएगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो वापस अकेलेपन में चला जाएगा। और एक सर काफी ऐसे भी देखने को मिला है ना कि लोग अल्कोहल भी बहुत कंज्यूम करने लग जाते हैं कि अल्कोहल से हम भूल गए हैं, चीजों को याद नहीं रहता है, तो हम कम डिप्रेशन में जाएंगे या हम कम ओवरथिंक करेंगे। तो वो आपकी हेल्थ के लिए कहाँ तक सही है, आपको कितना उसका सहारा लेना चाहिए? इसमें सिर्फ अल्कोहल नहीं है, ये ड्रग एडिक्शन में आ जाता है ना, एडिक्शन री एडिक्शन वाला ये पार्ट है। कुछ लोग अल्कोहल पे चले जाते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम स्मोकिंग पर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो दूसरे ड्रग्स हैं, है ना, गांजा हो गया, चरस हो गई, या जो भी इस तरह के ड्रग्स हैं, वो उसमें चले जाते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें होता क्या है कि शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने अल्कोहल ले लिया है तो शायद मेरा दुख कम हो जाएगा। तो वो एक्चुअली दुख कम नहीं होता है, लेकिन वो अल्कोहल ब्रेन को जिस तरह से डोपामिन को एक्टिवेट करता है या दूसरे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है ना, उससे हम कुछ समय तक, जब तक उसके नशे में है तब तक हम भूल जाते हैं। बस जैसे ही वो नशा हटेगा उस ड्रग का या अल्कोहल का, तो वापस हम उसी स्टेज में आ जाएंगे। तो ये कोई रेमेडी नहीं है, अल्कोहल या ड्रग कोई रेमेडी नहीं है। ये तो हो सकता है बल्कि कंडीशन को और सिवियर कर दे बाद में, क्योंकि अब इसमें एक चीज होती है, एडीएस कहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम, कि आप अगर डिपेंडेंट ही हो गए अल्कोहल पे तो फिर आपकी लाइफ में लगभग कुछ नहीं बचता है। फिर आपको लगता है हर चीज का जो इलाज है वो अल्कोहल है। और इस तरह के जो पेशेंट्स वो होते हैं, आप देखिएगा कुछ लोग सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो अल्कोहल पर डिपेंड हो चुकी है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। उस तरह से उनको वो सपोर्टिव लगता है, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है उनको कि ये मुझे सपोर्ट कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो और ख़राब ही कर रही है, चाहे अल्कोहल हो या कोई भी ड्रग हो, वो ख़राब ही कर रहा होता है। और फिर एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं, फिर उनको डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट कराना पड़ता है, तब जाकर उनका इलाज होता है। तो वहाँ पे कितने चांसेस रहते हैं कि कितने परसेंट चांसेस रहते हैं कि वो एकदम 100% सही होके आए? देखिए, ये सब्जेक्टिव बात है, ये सब्जेक्टिव बात है कि पेशेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, विल पावर उसमें कितनी है। ये कहना कि भाई मैं अब समझ गया हूँ कि अल्कोहल मेरे लिए बुरी थी, ड्रग्स मेरे लिए बुरे थे, मैं अब समझ गया हूँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, तो वो तो जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहता या उसके साथ कुछ और इश्यूज भी हैं, कुछ और बीमारियां भी हैं, या फैमिली सपोर्ट नहीं करिए, तो फिर टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। एक आदत जो है, आदत भी साइकोलॉजिकली ट्रू है कि अगर आपने कोई एक आदत है उसको छोड़ने के लिए किसी और आदत को अपना लो तो वो छूट जाएगी पुरानी वाली। ये कहाँ तक सही है? देखिए, पहले इसमें क्या है कि आदत जो है ना, हैबिट्स फिर वही बात आती है कि नेचुरल चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें है ना, हैबिट्स। अब इसको हैबिट्स को जोड़िए आप हॉबीज से। अगर आपकी हॉबीज स्ट्रांग है, मतलब आपको लगता है कि मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, या कोई और एक्टिविटीज करनी अच्छी लगती है ना, तो कोई इशू नहीं है, वो अच्छी बात है। अब छोटी हैबिट्स की अगर बात करें तो ये हमारी घरों में सिखाया जाता है, फैमिलीज में, कि भाई खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, है ना, तो अच्छी बात है,
अगर हैबिट का पार्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन वो हर वक्त हाथ धोता रहता है, उसे डर है, हर जगह कीटाणु होते हैं, सभी जगह जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, बार बार हाथ धोता है, बार बार हर 5 मिनट बाद, या जो भी जिसे कहते हैं ना रिपीटेटिवली हाथ धोना डर के मारे, तो वो एक डिसऑर्डर का इश्यू है। नहीं, डर के मारे नहीं है, ये डर नहीं रहता। नहीं, मैं करती हूँ, ये बहुत करती हूँ, शायद 10-10 20-20 सेकंड में करती हूँ मैं ये। स्पेशली किचन में तो मेरा इतना ओवर है ना कि मैं थोड़ा सा पानी भरा, हाँ, हाँ। फिर वापस हाथ धोए, वापस एक बर्तन निकाला, फिर हाथ धोए, मतलब पूरा टाइम ये चलता है। लेकिन वो डर नहीं है कि जर्म्स होंगे, पता नहीं क्यों बहुत अंदर से ना ऐसे होता रहता है, कुछ गंदा हो गया, कुछ गंदा हाँ, हो गया। वही कह रहा हूँ ना मैं, भाई जर्म्स नहीं है तो अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि कुछ गंदा हो गया, बात वहीं आ गई, है ना? हम्म। अब उसमें देखना ये है कि हो रहा है, कुछ गंदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे? वो धीरे धीरे उसमें उसमें वो ये कोई बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं है ना? हम्म। जब तक कि ये कन्वर्ट ना हो जाए किसी और डिसऑर्डर में, कि भाई उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, उसकी वजह से चिंता होने लगी है, उसकी वजह से एंग्जाइटी होने लगी है, तब तक वो होता है, तब कोई इशू है। लेकिन अगर बिल्कुल इनिशियली ये है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ गंदगी मेरे हाथ में लग गई है, या गंदगी मेरे हाथ में लग जाएगी, कुछ गंदा हो जाएगा, और आप बार बार हाथ धोती हैं, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप देखिए गंदगी कहाँ है या नहीं है, या ऐसा करते हैं कि चलिए एक बार सोप से साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेते हैं, और उसके बाद खाना वाना जब बन जाएगा उसके बाद दोबारा से हाथ धो लेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे वो अपने आप थ्रू हैबिट्स ही उस हैबिट को हम कम कर सकते हैं। नहीं, मुझे कभी-कभी लगता है जैसे बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है मेरा, वो पता चल रहा है मुझे, लेकिन ना मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। जब तक वो चीज़ सही नहीं, जैसे चद्दर में सलवटें हो जाती हैं, तो थोड़ा इत्तू सा भी अगर सलवट आ गई ना, तो मैं पहले उसको ठीक करती हूँ, फिर सोती हूँ। नींद नहीं आएगी वरना मुझे। वो बार-बार दिमाग में, ऑफ़िस में चली गई अगर मैं, एक कपड़ा भी ऐसे बेड पे छोड़ के चली गई ना, पूरे ऑफ़िस के टाइम पर वो दिमाग में चलता रहता है। हाँ, वो तो कपड़ा नहीं वो उठाया यस यस वहाँ यस से। वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो एक डिसऑर्डर में आ जाता है। तो इसको कंट्रोल नो कैसे डाउट, किया कंट्रोल जाए? इनिशियली जैसे आपने शेयर किया, हुँ, हुँ। आपने मुझसे शेयर किया, दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए, और उसको वहीं देखिए अपने खुद के विल पावर से। सबसे पहले अपना विल पावर है ना? कि मैं हुँ। ये जो कर रही हूँ, कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ? अभी बेडशीट को सही तरीके से लगाना कोई बुरी बात नहीं है ना? हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बार-बार ये कर रही हूँ, तब वो एक वरी स्टेट में आता है ना? हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपको लगता है कि ऑफिस जाने से पहले मैं हर चीज़ को जो है बैलेंस तरीके से या सब कुछ ठीक तरीके से रख के जाऊँ, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? बड़ा इश्यू तब होता है जब मान लीजिए कि आपने बेडशीट को ठीक किया, उसके बाद आपने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया, फिर आपने बेडशीट को ठीक किया, आपको ये चिंता हुई कि इस पे कहीं कोई कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया, या ये कुछ और तो नहीं हो गया, तो बार-बार, तो वो एक इश्यू हो सकता है, वो एक सीरियस इश्यू भी बन सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप आपके रूटीन का हिस्सा है, तो फिर कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अपने आप को समझाना होगा, अपने आप से बात कीजिए, हाँ, अपने कि आप को कोई समझाइए, प्रॉब्लम नहीं ये है। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, हुँ। दूसरे लोगों को आदत डालनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बार-बार टोक रहा है, तू गलत कर रही है, तो उसको बोलना चाहिए ना ये चीज़ें। हाँ, हाँ भाई, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, आप ज़्यादा हाँ सोच देखिए, रहे हो। इसमें क्या होता है कि अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, ये तो सबके साथ ही होता है ना? हर आदमी अपनी जगह पर सही ही होता है। हुँ, लेकिन उस सही व्यक्ति को कई बार ये पता नहीं होता है कि उस सही होने में कुछ गलत भी हो रहा है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए फिर हम जैसे लोग हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा पहले भी मैंने कहा था, कई बार कई ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में नहीं पता होता कि हमारे साथ हम ऐसे ही हैं, हमें नहीं हुँ, पता होता। तो वो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत विल पावर, दूसरी चीज़ें इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। हमारा डेली रूटीन, हुँ। मॉर्निंग वॉक नहीं तो इवनिंग वॉक, थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत क्रिएटिव या परफॉर्मिंग आर्ट्स में हिस्सा लेना, म्यूज़िक सुनना, ये सब कुछ बहुत अच्छे रेमेडीज़ हैं, जिनसे हम एक बेसिक लेवल पर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ओके। और अगर ये सब चल भी रहा है और आप साथ-साथ में ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मल है ना? ज़्यादा चिंता की कोई वो बात ही नहीं है ना? नहीं, नहीं, मैंने बताया ना कि देखिए क्या होता है कि ज़्यादा चिंता की बात तब होती है जब
वो जो लेवल है, डिसऑर्डर का जो लेवल है, उसके कुछ अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, है ना, क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया पे अगर आप आ जाते हो, ठीक है ना, तो फिर जरूरत पड़ती है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रहें या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं ना। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर होता है हर डिसऑर्डर के लिए, हर सिंड्रोम के लिए एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के बाद आपको नॉर्मली अगर एक जनरल फीलिंग आ रही है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, ये कहीं कुछ और तो नहीं है, तो आप किसी काउंसलर के पास जाकर बात कर सकते हैं। तो सर अभी हमने बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में बात की, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिविटी पे कि इसको कैसे हम पॉजिटिवली कवर कर सकते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशंस हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशंस की जब बात आती है, एक पर्टिकुलर टर्म है पॉजिटिव होना। पॉजिटिव साइकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं के वहीं साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि पेसिमिज्म भी बुरा नहीं है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और फिर वही सारी बातें, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी में जाना, वो सब वहाँ से शुरू होता है ना। बेसिक यूनिट फैमिली को लिया जाए तो फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या बच्चे, टीनेजर्स जितने भी हैं, वो सबसे पहले ये समझें कि नेचुरल लॉ क्या है ना। हम सब नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। हमारे क्या काम हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हम कब खुश होते हैं, है ना, हम कब दुखी होते हैं। फैमिली उन चीज़ों को वैल्यूज़ में लाए, बच्चों में इनकलकेट करे, सभी लोग खुद भी उसको करें। बहुत ज़्यादा डांटना, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना, बार बार चिल्लाना, डराना, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, है ना, और बच्चों को एग्जीबिशन बनाना। एग्जीबिशन बनाने से मतलब ये होता है कि देखो अंकल आंटी आए हैं, इनको एक पोएम सुना दो, ठीक है। बच्चों को एग्जीबिशन बनाना, उसके तो इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने, तो ये सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। सबसे पहले हर बच्चा एक अलग एंटिटी होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो हर बच्चा एक अलग एंटिटी होता है ना। किसी बच्चे में कुछ स्किल्स हो सकते हैं, कुछ टैलेंट हो सकता है, किसी में कुछ और स्किल्स और कुछ और टैलेंट हो सकते हैं। तो फैमिली को जहां हमने एक बेसिक यूनिट माना है, उस फैमिली में ये सब वैल्यूज, ये सब नॉर्म्स सेट करने चाहिए, तय होने चाहिए कि इस लेवल पे, है ना। अवॉर्ड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये नहीं कि हर बात पे हमेशा ही डांटना, और ये भी नहीं कि गलती करने पर कुछ ना कहना। दोनों ही बातें हैं, है ना। रिवॉर्ड भी होना चाहिए, वहीं कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। तो बेवजह डांटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने कोई गलती की है या घर में किसी मेंबर से कोई गलती हुई है, तो उसको रैशनली एक्सप्लेन करके समझाना, और फिर ये कहना कि अगर दोबारा तीसरी बार, चौथी बार ये रिपीट आप करेंगे तो इससे आपका नुकसान है, या आपके साथ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो सारी बातें शुरू हो सकती हैं, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात आती है सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, ये पूरी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली जो टीनेजर्स हैं, है ना, उन्हें कैसा माहौल दे रहे हैं, उन्हें कैसा समाज दे रहे हैं, ठीक है। बच्चे देखकर सीखते हैं ना, कहीं भी। अगर एक बच्चा घर में बहुत अच्छा माहौल देख रहा है और वो किसी दुकान पर जाता है और वहाँ दुकानदार उसके सामने गाली गलौज करता है, मान लीजिए, ठीक है, तो बच्चा वो चीज सीख जाएगा। अब पेरेंट्स तो ये कहते हैं हमारे घर में तो कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन बच्चा तो समाज का भी पार्ट है ना, वहाँ भी जाएगा। तो फैमिली की जितनी जिम्मेदारी है उतनी समाज की भी जिम्मेदारी है, उतनी ही स्कूल की, टीचर्स की, दोस्तों की, उन सब की वो जिम्मेदारी है। तो हम सब शुरुआत करें पॉजिटिविटी से, है ना। दूसरी बात, लाइफस्टाइल। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, बल्कि दूसरे फील्ड, जो भी फील्ड्स हैं मेडिकल के, चाहे न्यूरो हो या और भी दूसरे फील्ड्स, उन सब में एक बात सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है लोगों का, उससे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, लाइफस्टाइल की वजह से, वही लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है उसमें।
तो वो जो है, हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, खूब चलें, दौड़ें, भागें, एक्सरसाइज करें, डांस करें या जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स से और जो ये खास तौर से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर वगैरह से, इनसे बचा जा सकता है एक पॉजिटिव थॉट रख के, एनकरेज करके, एक दूसरे को अप्रिशिएट करके, और पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट रख के। घर में अगर कुछ हो रहा है तो सब इन्वॉल्व हों, सब पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन हो। आज सब्जी क्या बनेगी सबसे पूछ लिया जाए ना, छोटी सी तो बात है। लेकिन सब लोग तो अलग अलग फरमाइश हाँ, करेंगे, तो तो फिर भरता तो मम्मी का ही बनना है। तो वो सीखने की बात है, वो सीखने की बात है कि जब सब अलग अलग अपना इशू रखेंगे, अपने अपनी बात रखेंगे, तब क्या किया जाए, वो भी सीखने की बात है। कि चलो फिर आज जो है मम्मी की बात मान लेते हैं, और कल पापा जो बोलेंगे, परसों जो राजू जो बोलेगा, या चिंटू जो बोलेगा, जो भी, तो वो भी सीखने की बात है ना। और यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही जो जिस फैमिली में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, फिर उनके बच्चे सोसाइटी में इजीली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और ढल जाते हैं उसके हिसाब से। तो बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव रहना, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। होप आप सबको भी सीखने को मिला होगा। बने रहिएगा हमारे साथ में, देखते रहिएगा द लेजेंड शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।